नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड लैब असिस्टेंट के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं पूरे डिटेल के, जो कि ये 30 जुलाई दैट मीन्स जो आज का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर 1 के प्रश्नों को जानेंगे। और जो लोग पिछला वीडियो जो नहीं देखे हैं 27 जुलाई वाला जो मैंने डाला हुआ है वो भी आप देख लें, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाएगा। जो लोग आने वाले दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि पार्श्वनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया है। और ये 30 जुलाई दैट मीन्स आज के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर फीट में देखा जाए तो ये 4478 फीट जो है ये इसकी ऊंचाई है। और ये जो है हमारे राज्य की सबसे ऊंची ये पर्वत चोटी है, जिसका नाम है पारसनाथ पर्वत। और ये जो है ये गिरिडीह जिले में सिचुएटेड है, जो कि छोटा नागपुर पठार के ये पूर्वी छोर में ये स्थित है। अब इसका नाम जो है पारसनाथ क्यों पड़ा, क्योंकि जो 23वें जैन तीर्थंकर थे उनके नाम पर ये रखा गया है पारसनाथ। और ये जो है जैनियों का ये एक तीर्थ स्थल माना जाता है पारसनाथ पर्वत। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो पारसनाथ पर्वत से रिलेटेड है, और यहाँ से काफ़ी जो एग्ज़ाम जो होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में हर बार ये यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। बूढ़ा पहाड़ जाने वाले प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे राज्य के। तो ये जो अभी प्रेजेंट के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन जी, इन्हीं के द्वारा बूढ़ा पहाड़ जाया गया, जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं। और ये जो बूढ़ा पहाड़ जो है ये नक्सल इलाका का ये पहाड़ है। तो ये हमारे हेमंत सोरेन जी के द्वारा जाया गया, जो पहले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, जो मैंने करंट अफेयर्स के मैंने 2 वीडियो डाले हुए थे उसमें ये जो है ये मैंने करवाया हुआ है। ये मैं दिखा देता हूँ। ये 34वें नंबर का जो प्रश्न था, जो कि झारखंड करंट अफेयर के MCQ करके मैंने एक वीडियो डाला हुआ था। उसमें ये था कि ये हेमंत सोरेन जो है हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं। और यह जो है ये किस ज़िले में ये अवस्थित है, जो बूढ़ा पहाड़ है। तो ये जो बूढ़ा पहाड़ जो है ये लातेहार और गढ़वा मतलब दोनों ज़िलों में ये फैला हुआ एक पहाड़ है, जो कि नक्सल इलाका है। और हालांकि ये जो अब नक्सल इलाका नहीं रहा, क्योंकि इनके द्वारा जो हमारे झारखंड सरकार हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑक्टोपस और डबल बुल। ये चलाया गया था, जो कि झारखंड पुलिस और CRPF के द्वारा ये संयुक्त रूप से ये चलाया गया था नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो पहाड़ है ये लातेहार और गढ़वा ज़िले में ये सिचुएटेड है। और ये भी मैंने करंट अफेयर में ये पढ़ाया हुआ है, बस वहीं का स्लाइड मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। GUI का पूर्ण रूप क्या है। ये एक कंप्यूटर का प्रश्न है। तो इसका पूर्ण रूप होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है GUI का। और यही प्रश्न पूछा गया है। अब ये जो है द GUI इज ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस यूज टू एड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन कम्युनिकेटिंग। ये जो है GUI ये एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं उन सभी को ऐड करने के लिए ये काम में आता है GUI। अब अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है, जो कि DCL का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो यूज होता है कंट्रोल करने के लिए एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस में जो डाटा स्टोर किया हुआ रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है DCL का, दैट मीन्स डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 1985 से लेकर 1990 के बीच कौन सा पंचवर्षीय योजना चला था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 1985 से लेकर 1990 के बीच ये चला था ये प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर ये होगा इस प्रश्न का। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो इतने भी पंचवर्षीय योजना है जिनका कार्यकाल कितना कितना तक था वो भी जान लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो ये 1951 से 1956 तक ये चला था, जिसमें जो है प्राथमिकता दी गई थी इस योजना में कृषि, बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में इसमें प्राथमिकता दी गई थी। अब इसमें जो है लक्ष्य दर ये रखा गया था कि 2.1% ये मतलब हासिल करना है। हालांकि इससे ज़्यादा इसमें हासिल हुआ, जो कि 3.6% का
ये लक्ष्य हासिल हो गया था। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना देखा जाए, सेकेंड 5 ईयर प्लान, ये 1956 से लेकर 1961 तक चला था और ये उद्योग के क्षेत्र में ये बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। अब इसमें जो लक्ष्य रखा गया था ये 4.5% रखा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम हासिल हुआ और 4.2% ही ये वृद्धि दर हासिल किया गया था। और अगर तीसरा पंचवर्षीय योजना देखें तो 1961 से लेकर 1966 तक चला था, जो कि खाद्य और उद्योग से रिलेटेड था। चौथा देखा जाए तो 1969 से लेकर 1974, पाँचवा 1974 से लेकर 1979 तक था। अब नेक्स्ट जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1980 से लेकर 1985 तक था। इसमें जो है 5.2% ये रखा गया था, लेकिन 5.5% ये हासिल हुआ, मतलब इससे ज़्यादा इसमें हासिल हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से लेकर 1990 तक चला था और यही प्रश्न पूछा गया था, यहीं से उठा के डाला गया था। और इसमें जो है लक्ष्य रखा गया था 5%, लेकिन इसमें जो हासिल हुआ 6% इसमें हासिल हुआ था। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 1992 से 1997 तक चला था। नौवीं 1997 से 2002 तक चला था। 10वीं जो है 2002 से 2007 तक चला था। और 11वीं देखा जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक चला था। और 12वीं अगर देखा जाए तो 2012 से 2017 तक चला था, लेकिन इसको जो है 2015 में ही इसको डिमोलिश कर दिया गया था। और जितने भी जो पंचवर्षीय योजना मतलब जो थे पंचवर्षीय योजना को ही ये हटा दिया गया था। उसके बाद उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया था, जो कि 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था नीति आयोग को। तो ये भी ध्यान में रखे, प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ झारखंड नियोजन नीति 2023, मतलब जो झारखंड सरकार के द्वारा जो नियोजन नीति 2023 लाई गई थी उसका पर्पज़ क्या था। उसमें ऑप्शन दिया गया होगा कि युवाओं को रोज़गार देना वगैरह, जॉब उत्पन्न करवाना, ये सभी हो सकता है, उसमें ऑप्शन दिया गया होगा। तो इसमें जो है पर्पज़ था युवाओं को ही मतलब रोज़गार दिलाना, जिसमें जो है इस नियोजन नीति में रखा गया था कि 60-40 के आधार पर मतलब जॉब दिए जाएंगे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि 60% जो जॉब रहेगा ये झारखंडियों के लिए रहेगा और जो 40% जो जॉब रहेगा वो पूरे इंडिया के जो कैंडिडेट रहेंगे वो भर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर वैकेंसी अगर सरकार निकालती है उसमें 60% झारखंडियों का हक है और 40% जो है वो बाहरियों का हक है। हालांकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध देखने को मिला था, क्योंकि छात्रों का ये विरोध था कि यहाँ पर झारखंडी शब्द जो है वही नहीं डिफाइन हो पा रहा है कि कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है जो 60% में ये भरेंगे। हालांकि ये सभी जो अभी चल ही रहा है इससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, त्रिकुट पर्वत में किस देवी देवता की ये पूजा की जाती है। तो जो त्रिकुट पर्वत जो है जिसको त्रिकुटाचल भी बोला जाता है, इसमें महादेव मंदिर मतलब शिव भगवान की ये एक मंदिर है और ऋषि दयानंद की आश्रम भी यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है त्रिकुट पहाड़ी 3 मुख्य चोटियों से ये बना हुआ है त्रिकुट, जिसमें जो है 3 हिंदी देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम पर ये रखा गया है त्रिकुट। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि इसका करेक्ट आंसर होगा जो शिव जी का मंदिर है, यही यहाँ पर शिव जी की पूजा होती है। हालांकि जो भी आप ऑप्शन में देखे होंगे उसके अनुसार आप समझ सकते हैं। ये जो त्रिकुट पहाड़ जो है ये म्यूराक्षी नदी से ये घिरा हुआ है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखें। जो त्रिकुट पहाड़ जो है ये म्यूराक्षी नदी से ये घिरा हुआ है और ये जो म्यूराक्षी नदी जो है ये बहते बहते जाके हुगली नदी पे ये जाके मिल जाती है, तो इसे भी ध्यान में रखें। अब ये जो त्रिकुट पहाड़ है यहाँ पर ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव एडवेंचर आदि ये सभी जो है ये जो सौंदर्य देखने वाले स्थान हैं, जहाँ पर जो काफ़ी पर्यटक वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। हालांकि जो ट्रैकिंग रोपवे जो है ये एक बार न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर वो रोपवे ख़राब हो गया था, वहाँ पर जो देखने के लिए गए थे वो सभी फंस गए थे, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में झारखंड में कुल जंगल का प्रतिशत कितना है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 29.62% जो है ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे झारखंड में कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है इतना प्रतिशत 29.62% जो है इसमें वन पाए जाते हैं। और ये 2019 का डाटा के अनुसार ये बताया जा रहा है। और इसमें जो अगर देखा जाए जो एरिया के अनुसार तो ये 23,611 वर्ग किलोमीटर का ये वन क्षेत्र जो है हमारे झारखंड में पाया जाता है।
अब ये जो है 2017 के अनुसार अगर देखा जाए तो जो 2019 में जो बढ़ा है ये 58.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि ये वनों का इसमें पाया गया है। और अगर पूरे देश में अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में तो इसमें जो है 24.62% का इसमें वृद्धि पाया गया है और ये 2019 का ही डाटा है। और इसमें एरिया वाइज देखा जाए तो 80.9 मिलियन हेक्टर जो है फॉरेस्ट हैं हमारे देश के अंदर। तो ये भी ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें जान लेते हैं दोस्तों, जो झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो है, इससे भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, तो 21 का भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है झारखंड में भारत का 3.32% जो है ये वन है। अगर देखा जाए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब इंडिया और झारखंड में अगर कंपेयर किया जाए तो झारखंड का जो है 3.32% वन है। अब इसमें जो है झारखंड में कुल वन क्षेत्र जो है ये 23,721.14 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का अगर देखा जाए तो ये 29.76% है। तो ये भी ध्यान में रखें, आने वाला एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब झारखंड में वन क्षेत्र में कुल 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पूरे देश में 5वें स्थान पे ये रखता है। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 0.47% की ये वृद्धि देखा गया है। अब इसमें अगर देखा जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा वृद्धि मतलब उसमें पाया गया और सबसे कम किस में पाया गया है, तो जो गढ़वा जिला जो है जिला, तो ये हमारे राज्य का जो गढ़वा जिला है उसमें सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्र जो है वृद्धि पाया गया है, जो कि 40.13% जो है प्रतिशत नहीं 40.13 वर्ग किलोमीटर का ये वृद्धि पाया गया है। और अगर सबसे कम अगर देखा जाए मतलब नेगेटिव मतलब वहाँ पर देखा जाए जहाँ पर जो है वनों की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई हुई है, तो ये लातेहार ज़िले में हुई है, जो कि ये ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में चला गया है, जो कि -3.30 वर्ग किलोमीटर जो है वन काटे गए हैं, मतलब लगाए नहीं गए हैं एक्स्ट्रा। तो ये भी ध्यान में रखें, ये 2021 का डाटा है झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की। अब इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। अगर 2019 में देखा जाए तो ये पश्चिमी सिंहभूम जो कि 3,366 वर्ग किलोमीटर, दूसरे में लातेहार जो कि 2,406 वर्ग किलोमीटर और चतरा है तीसरे नंबर पे। और 2021 की रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो फर्स्ट में है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे में लातेहार और तीसरे में चतरा, मतलब ये दोनों सेम है 2019 और 2021 का रिपोर्ट, जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो 3 जिले हैं। अब नेक्स्ट है न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जो 3 जिले हैं। तो इसमें देखा जाए तो जामताड़ा फर्स्ट में है, दूसरा में देवघर, तीसरे में धनबाद। और 2019 का डाटा देखा जाए तो ये जामताड़ा फर्स्ट में, देवघर धनबाद, मतलब दोनों ही सेम है, बस थोड़ा बहुत का ये अंतर देखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूनतम 1% वाले जो 3 जिले हैं, ये हैं जामताड़ा, देवघर, उसके बाद धनबाद। और ये है 2021 का रिपोर्ट और इधर है 2019 का। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी जामताड़ा, देवघर, धनबाद, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक 1% वाले जो 3 जिले हैं हमारे राज्य के, वो हैं लातेहार, चतरा और पश्चिमी सिंहभूम। तो ये ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, MS एक्सेल में फॉर्मूला बार के बाएं तरफ क्या होता है। तो जो जूम का बटन होता है ये होता है फॉर्मूला बार के बाएं तरफ। अब इसमें दिख रहा होगा ये है फॉर्मूला बार और इसके जो लेफ्ट साइड में है ये जूम है। तो यही प्रश्न पूछा गया है, जो लोग MS एक्सेल का रेगुलर यूज करते होंगे वो तो ईजिली ये आंसर कर दिए होंगे। अगला प्रश्न है प्रेजेंटेशन किस में तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है पावर पॉइंट, MS एक्सेल पावर पॉइंट में ये तैयार किया जाता है प्रेजेंटेशन। जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी MS एक्सेल पावर पॉइंट में ये तैयार किया हुआ है, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। एक और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, जो कि मैंने 27 जुलाई में ये कवर किया हुआ था कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है विटामिन C का। अब ये चार्ट ये देख लें, इससे प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। B2 और C का तो पूछा जा चुका है, बाकी के जो हैं विटामिन उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि
डेली इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें देखा जाए तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसमें जो कमी के कारण जो बीमारी होती है ये रतौंधी ये बीमारी होती है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। अब विटामिन B2 देखा जाए तो इसका केमिकल नेम जो होता है ये राइबोफ्लेविन होता है और विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटाथेनिक एसिड होता है, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन इसका होता है, विटामिन B6 का। तो ये सभी ध्यान में रखें। और भी हैं, विटामिन B7 का जो है केमिकल नेम होता है बायोटिन, विटामिन B9 का देखा जाए तो फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 का जो देखा जाए तो ये साइनोकोबलामिन इसका केमिकल नेम होता है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड जो तो मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। विटामिन डी का अगर देखा जाए तो ये कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल से ये कैल्स से ये ध्यान में रखें कि विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स रोग होता है, मतलब हड्डियां जो होती है इसमें कमज़ोर हो जाती है। तो ये कैल्शियम से ध्यान में रखें कि कैल्सी मतलब विटामिन डी, तो ये कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। और विटामिन ई का देखा जाए तो इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, जो कि ये प्रजनन क्षमता की कमी और मांसपेशियों में कमजोरी होता है अगर विटामिन ई का कमी हो जाए बॉडी में तो। और विटामिन के में देखा जाए तो इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन और इसमें जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। और अगर किसी में अगर हो जाए तो अगर उसमें अगर कोई भी अगर चोट हो जाए जिसमें ब्लड अगर निकलने लगे तो वो कंटिन्यूअसली वो निकलते रहेगा, क्योंकि थक्का नहीं बनेगा तो ब्लड रुकेगा नहीं और ऐसे में उस व्यक्ति की जल्दी मृत्यु होने की चांसेस होती है। तो ये भी ध्यान में रखें ये सभी चीज़ें। और ये चार्ट तो आप ध्यान में ही रखें क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम में हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है जितने भी झारखंड के अंदर एग्ज़ाम होंगे। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड जो लैब असिस्टेंट और पीजीटी का जो मैंने टोटल 10 मॉडल सेट करवाया हुआ है, जो लोग वो मॉडल सेट देखे होंगे पूरा उन सभी को यहाँ से प्रश्न जितने भी ये सभी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जेनोफिलिया से रिलेटेड एक प्रश्न था तो ये भी जान लेते हैं। तो जेनोफिलिया जो होता है ये क्यों, मतलब इसका मेन रीज़न क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, ये है एक इज़ द लव फॉर अट्रैक्शन टू और अप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन पीपल। जो बाहरी लोग होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, उन लोगों के प्रति जो अट्रैक्शन या फिर लव होता है उसको जेनोफिलिया बोला जाता है। और इसका ऑपोजिट जो होता है जेनोफोबिया। फोबिया मतलब डर, मतलब विदेशी लोगों से डर या फिर रिपल्सन विदेशी लोगों से, उसको जेनोफोबिया बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। अब अगला प्रश्न जानते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछा गया था। तो इसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स यू प्लस के इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग को ही बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ये ध्यान में रखें, ये फिजिक्स से रिलेटेड ये प्रश्न है। अगला जानते हैं दोस्तों, 1 बाइट का हाफ कितना होता है, तो ये होता है 1 निबल होता है। और इसमें जो ये आज का प्रश्न है और जो 27 जुलाई को जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 1 बाइट कितने बीट के बराबर होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये देख सकते हैं ये दोनों इंटर रिलेटेड प्रश्न है, मतलब इसमें ज़रा सा भी थोड़ा सा भी मतलब अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि आधा उसमें पूछा गया, इसमें पूरा पूछा गया था। तो इसमें देखा जाए तो 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है, जो कि ये 2 निबल के बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखें। अब इसमें जान लेते हैं जो मेमोरी यूनिट जो होते हैं जिसमें ये मेजर किए जाते हैं, ये बाइट, किलोबाइट, जीबी वगैरह जो यूज होता है उसको जान लेते हैं। इसमें जो होता है 1 बिट जो होता है जो 0 और 1 को मिला के 1 बिट बोला जाता है, जिस पे ये कंप्यूटर जो लैपटॉप जो होते हैं वो सभी काम करते हैं। और अगर 8 बिट्स जो होते हैं ये 1 बाइट के बराबर होता है और ये 1 बाइट जो होता है ये 2 निबल के बराबर होता है। और अगर 1024 बाइट अगर मिल जाते हैं तो वो 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट मिल जाता है तो वो 1 MB के बराबर होता है, जिसको मेगाबाइट बोला जाता है। और 1024 मेगाबाइट अगर मिल जाए तो वो 1 GB के बराबर होता है, जिसको गीगाबाइट बोला जाता है। और 1024 गीगाबाइट अगर मिल जाए तो ये 1 TB हो जाता है, जो कि टेराबाइट कहलाता है। और 1024 TB अगर मिल जाए तो ये 1 PB हो जाता है, जिसको पेटाबाइट बोला जाता है। और 1024 PB ये 1 EB जिसको एक्साबाइट बोला जाता है। तो इसको आप 1 बार 2 बार रीड कर लें क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न जानते हैं, स्टेटहुड डे ऑफ झारखंड मतलब झारखंड का गठन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को, और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और ये हमारा जो राज्य है ये 15 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया था, तो ये भी ध्यान में रखें। इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं पूरे धूमधाम से। अब अगला जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, और ये हिंदी से रिलेटेड ये प्रश्न है, जो कि कलाई खुलना का मुहावरा का ये अर्थ पूछा गया था कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है भेद खुलना, मतलब कलाई खुलना का अर्थ होता है भेद खुलना। अब इसमें उदाहरण अगर देखा जाए तो ये सेवाराम बहुत दिन से घोटाला कर रहा था, आज उसकी कलाई खुल गई। तो ये इसका एक उदाहरण है, मतलब आज उसकी भेद खुल गई। बहुत दिन से वो जो घोटाला कर रहा था उस टाइम बचते जा रहा था, लेकिन आज वो उसका जो है घोटाले का सारा भेद खुल गया। अगला प्रश्न है, नदी का बहुवचन क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका बहुवचन होगा नदियाँ, इसका बहुवचन होगा। अगला प्रश्न है, ये जो पूछा गया था, जो कि कंप्लीट ये प्रश्न नहीं मिला, जिसके कारण इसका आंसर मैं देने में असमर्थ हूँ। ये वेन डायग्राम से एक प्रश्न था, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न था, और रीजनिंग में डायरेक्शन से प्रश्न था, जिसमें होता है कि उत्तर पूर्व मतलब पूर्व पश्चिम में इतना मीटर जा रहा है, फिर इतना मीटर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर उधर मुड़ गया, फिर फाइनल पोजीशन जहाँ पहुँचा, उसके बाद वहाँ पर रिस्पेक्टिव ये डायरेक्शन पूछा जाता है कि अब किस डायरेक्शन में वो खड़ा है। कुछ इस तरह का प्रश्न होगा, तो वो जो लोग दिए होंगे उसको पता होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो 27 जुलाई का कुछ प्रश्न मैंने छूट गया था, मतलब वो मुझे बाद में प्राप्त हुआ था, उन सभी को जान लेते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि पीलिया रोग किसके कारण होता है। तो जो पीलिया रोग होता है ये बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण हमारे शरीर में ये रोग उत्पन्न होता है, जिसको पीलिया रोग बोला जाता है। और बिलीरुबिन का जो निर्माण जो है शरीर के ऊतकों और खून में इसका निर्माण होता है, जो कि आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो पीले रंग के बिलीरुबिन का ये निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये पीलिया रोग हो जाता है हमारे बॉडी में। अगला प्रश्न है, कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है, और ये भी 27 जुलाई का ये प्रश्न है। तो ये कुत्ता काटने से रेबीज नामक रोग होता है, तो ये ध्यान में रखें। ये जो विषाणु जो है, एक प्रकार का विषाणु हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसके कारण ये रोग फैलता है। और इसमें जो है प्रारंभिक लक्षण अगर इसमें देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट दिया हो और वो टाइम पे अगर वो वैक्सीन नहीं लिया हो, तो उसमें ये लक्षण हो जाएंगे, बुखार आना, एक्सपोजर के स्थल पर झुनझुनी शामिल हो जाना, ये सभी चीज़ें प्रारंभिक लक्षण में देखने को मिलती है, जिसमें जो होता है मस्तिष्क में भी सूजन इसमें आ जाता है। अब इसमें उपचार कैसे किया जाता है, तो ये एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया जाता है कुत्ता काटने के मतलब जस्ट तुरंत बाद। अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो उस टाइम आपको एंटी रेबीज नामक वैक्सीन आपको दिया जाता है, या फिर अलर्क निरोधी वैक्सीन इसमें दिया जाता है। तो ये दोनों वैक्सीन का नाम मतलब दोनों का नाम सेम है, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कोयला व्यापार में कौन सा जो शहर है अत्यधिक ये योगदान देता है। तो जो धनबाद शहर है उसमें सबसे ज़्यादा जो है कोयला खनन किया जाता है, धनबाद जो जिला है उसमें किया जाता है, और यहीं से सबसे ज़्यादा जो है कोयले का उत्पादन होता है, और ये निर्यात में मतलब भेजा जाता है विभिन्न विभिन्न राज्यों में यहाँ से। और धनबाद को जो है भारत की कोयले की राजधानी इसको बोला जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन सकता है कि किसको भारत की कोयले की राजधानी बोला जाता है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, तो जिसमें एक ऑप्शन धनबाद रहेगा, तो यही धनबाद जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न जिसको मैंने डिस्कस किया। तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको और भी जो चीज़ें हैं रेगुलर वे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट पीजीटी का जो मैंने 10 मॉडल सेट करवाया हुआ है, उसमें काफ़ी प्रश्न यहाँ पर एग्ज़ामों में देखने को मिल रहे हैं। और इस चैनल में आपको झारखंड जीके जीएस के मॉडल सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो पंचायत सचिवालय या फिर उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी अभी आया हुआ है उसके भी मॉडल सेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी की एनालिसिस यहाँ पर करवाई जाती है। और एक ख़ास बात, आपको एक जो है वीक में करंट अफेयर के एक वीडियो मिलेगा, जो कि पूरे वीक के करंट अफेयर को उसमें आपको कवर किया हुआ मिलेगा, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट
वीडियो जो होती है, तो उसे भी रेगुलर देखें और समझें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जितने भी भाई बंधु बहन सब एग्ज़ाम दिए हों या फिर जिन लोगों का आने वाला एग्ज़ाम है, उन सभी को कुछ कुछ इसमें हेल्प मिल सके। और जो लोग इंडियन जीएस में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो पढ़ने के लिए, जितने भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है उन सभी की PDF की ज़रूरत हो, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहीं पर आपको सारी PDFs मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग का आने वाला दिनों में एग्ज़ाम है, वो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में एक नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।